हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे BHIC 133। इस वीडियो में हम BHIC 133 के पूरे बुक को कवर करने वाले हैं। सभी यूनिट को इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको BHIC 133 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। अगर इग्नू से संबंधित कोई भी क्लास आपको करना है, इग्नू से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप यूट्यूब पे @ANKURAJA अंकुराजा सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको जो सबसे पहले आएगा उस क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इग्नू से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। और इग्नू से संबंधित नोट्स, बुक या असाइनमेंट क्वेश्चन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिना समय खर्च किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। BHIC 133, जिसका नाम है भारत का इतिहास। सबसे पहले इसमें है भारत में सूफीवाद। तो भारत में इस्लामी रहस्यवाद का इतिहास। भारत में सूफीवाद का भारत में एक इतिहास है जो 1000 वर्षों से विकसित हो रहा है। सूफीवाद को उपस्थित पूरे दक्षिण एशिया के इस्लाम की पहुंच बढ़ाने वाली एक अग्रणी इकाई रही है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लाम के प्रवेश के बाद सूफीवाद परंपराएं दिल्ली सल्तनत के 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद भी शेष भारत में दिखाई दे। 4 कालानुक्रमिक रूप से अलग राजवंशों का एक समूह प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में तुर्क और अफगान भूमि के शासक शामिल थे। इस फारसी प्रभाव से इस्लाम के साथ दक्षिण एशिया में पार लादे सूफी विचार, इस्लामिक मूल्यों, साहित्यिक शिक्षा और मनोरंजन ने आज भारत में इस्लाम और उपाधि का एक नया स्थायी पैदा कर दिया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न तरह के मंत्रालय बनाए गए। इसमें शासन मंत्रालय भी था, जिसका इस्तेमाल तब होता था जब राजा सही फैसला न ले पाए। विजयनगर में प्रतापी एवं शक्तिशाली नरेशों की कमी नहीं थी। युद्धप्रिय होने के अतिरिक्त सभी हिंदू संस्कृति के रक्षक थे। स्वयं कवि तथा विद्वान के आश्रय थे। कृष्णदेवराय संगम नामक चरवाहे के पुत्र थे और उनके राज्य से निकाल दिया गया था। अतः उन्होंने संगम सम्राट का नाम से शासन किया। विजयनगर राज्य के संस्थापक शंकर प्रताप ने थोड़े समय के पश्चात अपने वरिष्ठ तथा योग्य बंधु कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी घोषित किया। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली की औपचारिक रूप से शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली की औपचारिक रूप से शुरुआत मुगल सम्राट अकबर बहुत पहले कर दिया था। उसने इस प्रणाली का मुगल साम्राज्य की मजबूती का मूल आधार बनाया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार का सीधा अर्थ एक रैंक या एक पद से लगाया जाता था, लेकिन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह किसी मनसबदार के पद या उसके मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उसके ओहदे को इंगित करता था। दिल्ली सल्तनत 1206 में गौरी के बाद एक तुर्क गुलाम या ममलूक अरबी कुद-उद-दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। वंश ममलूक या गुलाम मुख्य लेख गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश बना। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जमींदार कौन थे, उनके अधिकारों तथा प्राधिकारों की चर्चा की थी। जमींदार मध्यकाल या औपनिवेशिक भारत में भूमि के बड़े मालिक थे, जिन्हें भूमि का स्वामित्व और कर संग्रह का अधिकार मिला होता था और दिया जाता था। जमींदारों का काम किसानों से कर वसूलना था और शासक या सरकार को एक निश्चित हिस्सा देना होता था। इसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती थी, क्योंकि उनके अधिकारों में कर संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना और स्थानीय स्तर पर शासन करना था। मुगलों के अधीन व्यापारिक वर्गों तथा व्यापारिक गतिविधियों की चर्चा कीजिए। मुगल साम्राज्य के अधीन व्यापारिक वर्ग बहुत समृद्ध और संगठित था। इसमें हिंदू, मुसलमान और जैन व्यापारी शामिल थे, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न थे। मुगल शासक व्यापार को प्रोत्साहित करते और व्यापारिक वर्गों की सुरक्षा कार्य में रियासतें और व्यापार के लिए सुविधाजनक बंदरगाह उपलब्ध कराते थे। भारत में पुर्तगाली व्यापार का वित्त प्रबंधन किस प्रकार किया जाता था? 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली ने भारत में अपने व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना की और वित्त प्रबंधन के कई सशक्त उपाय किए। सल्तनत काल में भारत के सूफी सिलसिलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सल्तनत काल में सूफी सिलसिले भारतीय समाज और धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सूफी संतों ने इस्लाम की रहस्यमयी और आध्यात्मिक धारा का प्रचार किया। एकेश्वरी आंदोलन के सामान्य लक्षणों के बारे में बताएं। एकेश्वरवादी आंदोलन का उदय मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत में हुआ, जब धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार का प्रयास किया गया। इस आंदोलन में भगवान के एक रूप की पूजा पर जोर दिया गया और मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था। इस आंदोलन के प्रमुख लक्षणों में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और जाति विविधता का विरोध प्रमुख था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण पर एक सशक्त नीति लागू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमणों के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना था। तो हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।